नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे, पूर्व में भी हम लोगों ने बात किया था समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 2013 में हुई थी, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 हम लोग उसमें लगभग 57 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले डील किया हुआ है। बाकी का क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 प्रीलिम्स के प्रश्नों के सामान्य अध्ययन के पोर्शन को हम लोग देखेंगे। आइए, लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपको बता दूं, जो भी मित्र हमारे नए हैं वो एक चीज़ जान लें कि आप यदि गंभीर हैं और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या बीईओ के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसा कि ये ऑथेंटिक है कि कम समय में यदि आपको अपनी तैयारी को और मजबूती देनी है और आधार देना है, तो आप हमारे इस कोर्स से, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा या यहाँ से आप मैसेज करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डेमो की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, या यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको फ्री डेमो टेस्ट की कॉपी मिल जाएगी। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहरहाल, अब आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 57 क्वेश्चन के बाद हमारा नंबर आएगा 58 क्वेश्चन से, तो हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे 58 क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन क्या है, देखिए, हम लोग पहले भी हमने बात किया था, आपको बताया था हम लोग कि हम लोगों का आपस में जो डिस्कशन हुआ था हमारा और आपका, वो ये था कि यहाँ से हम क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन देंगे, इसका सही आंसर हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज भी आप लोग तैयार हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, कलम कापी लेकर के बैठ जाएँ और आप हमें आंसर दें और हम यहाँ से आपको प्रश्न देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? जो अल्टीट्यूड है भारत का, औसत समुद्र तल भारत के किस तट से नापा जाता है? मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से या विशाखापट्टनम से? कहाँ से नापा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, चेन्नई से। इसका भारत का जो औसत समुद्र तल है वो चेन्नई से मापा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से, अच्छा, जो भी मित्र हमारे नए हैं, जो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, वो जा कर के 2013 का जो पूर्व में वीडियो था उसको भी आप देख सकते हैं। इससे पहले भी 5-6 वीडियो आरओ से, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा से रिलेटेड 5-6 वीडियो इसके पहले भी जारी की जा चुकी है। अब 2013 के प्रश्न पत्रों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं है? चाड, इथियोपिया, सूडान और युगांडा। कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? हम लोग जानते हैं कि इथियोपिया के ताना झील से नीली नील नदी निकलती है, जो सूडान में आकर के सफ़ेद नील नदी से मिलती है और यहाँ से नील नदी के रूप में यह प्रवाहित होती है, और युगांडा में भी यह प्रवाहित होती है। चाड इसके चूंकि पश्चिम में पड़ता है, तो नील नदी का प्रवाह चाड में अछूता है, चाड में नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? अब देखिए, भारत की नदियों में या भारत में अपवाहित होने, प्रश्न कैसे पूछेगा या प्रश्न किस तरह से पूछता है, यहाँ यदि केवल ये शब्द नहीं होता तो क्या होता कि भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत की, ठीक है। एक प्रश्न और आ जाएगा कि भारत में अपवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? अब यहां प्रश्न यह है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो यदि आपको याद होगा कि किसी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में स्पष्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हम लोग सी के रूप में जानते हैं कि गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोग भी यदि क्वेश्चन का आंसर लिखते चलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, हौसला मिलता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता? कांगो, इथियोपिया, गैबन और जायरे। तो जैसे ही हम लोग बिल्कुल बेसिक, मैं बताना चाहता हूँ, बेसिक पे हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि जायरे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब भूमध्य रेखीय जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कांगो बेसिन, कांगो रिपब्लिकन,
जायरे और गैबन। तो ये 3 तो हमें मिल जाते हैं भूमध्य रेखीय में। एक बच जाता है इथोपिया, इथोपिया एक बचता है। तो इसका मतलब ये है कि यह भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आएगा, और जब भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? लौह अयस्क और इस्पात उद्योग 2 शब्द हैं, दोनों को अलग करके देखना होगा कि लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, ब्राजील है, भारत है या फ्रांस है? तो निश्चित रूप से यहाँ अनडाउटली हम लोग चीन को लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ जो ये सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रेडफोर्ड और प्रेटो जो दिया हुआ है, ये 4 जो शहर हैं औद्योगिक नगर, ये ऊनी वस्त्रों के उत्पादन केंद्र हैं। और इसमें जर्मनी से रिलेटेड कौन है? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यह रूस से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इटली से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इंग्लैंड से संबंधित है। तो क्या ये सही आंसर होना चाहिए? यस, 64 का बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? कौन सा देश बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राजील है या भारत है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, खनिज संपदा से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें व्याख्या की बहुत जरूरत नहीं है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66, 2013 के ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को हम लोग देख रहे हैं कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए, और सूची 1 में नदी दिया है, यहाँ बात दिया है, कोलोरेडो, अस्वान, दामोदर, करीबा, नील, पचेत हिल, जाम्बेजी और हुबर। यहाँ हमें यह समझना होगा कि अफ्रीका में करीबा बांध है, सही है, और ये इसी के बगल से निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये इसका संबंध करीबा से है। आइए अब डी का 2 हम लोग देखते हैं। तो डी का 2 के लिए 3 ऑप्शन हमें मिले, तो इस आधार पर डी के 2 के आधार पर ऑप्शन बी हमारा खत्म हो गया। अब हमें जो भी आंसर ढूंढना है वो 3 ऑप्शन में ए, सी और डी में ढूंढना है। अब चूंकि दामोदर को हम लोग देखते हैं, दामोदर के विषय में हम लोग जान रहे हैं, पचेत हिल के बारे में हम लोग देख लें थोड़ा सा। तो बी का 3 कहाँ मिलता है? तो बी का 3 हमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में मिला। इसका मतलब अब ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। अब या तो ए सही होगा या डी सही होगा, या तो ए सही होगा या डी सही होगा। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन बचता है और ये ऑप्शन बचता है। तो जैसे ही हमें यह पता है कि अस्वान नील नदी पर बनाया गया बांध है, तो ये केवल एक में मिलता है और वो है ऑप्शन ए। तो 66 का ए सही होगा, और इसके हिसाब से कोलोरेडो, हुबर बांध, दामोदर, पचेत हिल, नील नदी, अस्वान और जाम्बेजी, करीबा, ये हमारा सुमेलन है। और इसी यही ट्रिक भी है और इसी तरीके से हमें समझना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जब हम लोग बात करते हैं तो किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। निश्चित रूप से इसका ऑप्शन इंडिकेट खुद को कर रहा है कि कौन है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। देखिए, जब भी यूरोप के लौह अयस्क देशों की बात करते हैं, ये थोड़ा सा
क्वेश्चन बड़ा उलझाऊ है, और उलझाऊ इसलिए है कि जब लौह अयस्क की बात आती है तो फ्रांस का स्थान इनमें से नहीं है, कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब पिग आयरन की बात की जाती है तो पिग आयरन में इसका चतुर्थ स्थान है। तो इस हिसाब से पिग आयरन के हिसाब से इसका चतुर्थ स्थान हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। स्वेज नहर चूंकि नहर है, ये दो सागरों को जोड़ रही है, और जब दो सागरों को जोड़ रही है तो इसके दोनों तरफ कौन कौन से पत्तन हैं? काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट सईद तथा स्वेज नहर। बिल्कुल श्योर शॉट का क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को देख करके हमें यह पता चलता है कि 2010 में क्वेश्चन की जो प्रकृति थी 2013 में आते आते उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है, और वो बदलाव इस तरीके का हुआ है कि एकदम बिल्कुल फैक्ट उठा करके आपसे फैक्ट ही पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा पोर्ट सईद तथा स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। चीन में, भारत में, जापान में, यूनाइटेड किंगडम में। तो पहले हम ये समझ लें कि बाजार आधारित इस्पात का कारखाना क्या है। जब आपके पास रॉ मटेरियल आपके पास खुद नहीं है, संसाधन आपके पास नहीं है, तो आप डिपेंड हैं, कहीं ना कहीं आप निर्भर हैं, किसी दूसरे पर निर्भर हैं, और यह निर्भरता किसी एक पर न होकर के कई लोगों पर है, बाजार पर है। तो इस तरीके की समस्या किसके साथ है? चूँकि यहाँ भी लौह अयस्क का भंडार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन जो जापान है इस्पात के कारखाने में यह अग्रणी है, इस्पात के निर्माण में यह अग्रणी है, लेकिन जब लौह अयस्क की बात आती है तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाते हैं, और यही डिपेंडेंसी इनको बाजार आधारित इस्पात कारखाना की कैटेगरी में ला करके खड़ा करती है। तो प्रश्न बनता है कि किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या यूके यूनाइटेड किंगडम है। कौन है सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादक? निश्चित रूप से यहाँ हम लोग चीन पर ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूची एक, देखिए हमने पहले भी कहा था कि इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, एक नए तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो काफ़ी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह बहुत कठिन है, थोड़ा सा इसके ट्रिक को हम लोग जान लें तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। काफ़ी समझदारी से कंसंट्रेट होकर के, कॉन्शस होकर के इस क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत है। सूची एक में फसल दिया है, सूची दो में प्रदेश दिया है। रबर, कहवा, जैतून और गन्ना। मॉरिशस, इटली, कोलंबिया और मलेशिया। तो थोड़ा सा इसको हम लोग जान लें कि रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में होता है। यहाँ अब हम लोग देखेंगे कि ए का 4 किस में दिया हुआ है। तो ए का 4 दो ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब ए हमारे क्षेत्र से बाहर और डी हमारे क्षेत्र से बाहर, यानी कि बी और सी में से ही कोई एक आंसर है। अब वो आंसर कौन सा है उसको थोड़ा सा हम लोग ढूंढ लें। आइए कोशिश करते हैं ढूंढने की, हमारे साथ आप भी ढूंढें। अब बी कहवा यानी कॉफ़ी कहाँ पाया जाता है? कॉफ़ी का सही ऑप्शन है कोलंबिया, सही है। अब जैसे ही हम लोग बी को देखते हैं तो यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है, दो ऑप्शन बी और सी में। इसका मतलब कि अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, जैतून और गन्ना में से हमें किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो जैसे ही गन्ना की बारी आती है तो हम लोग देखते हैं कि गन्ना मॉरिशस में ज़्यादा पाया जाता है। तो अब इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं, तो डी में केवल एक ऑप्शन मिलता है हमें, एक। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी हमारा सही है। और इस ऑप्शन के आधार पर हम लोग थोड़ा सा अब चार्ट को अपने देख लें। इस चार्ट में क्या है?
सही आंसर। रबर मलेशिया में, कहवा कोलंबिया में, जैतून इटली में और गन्ना मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, वेनेजुएला है, रूस है या बोत्सवाना है? कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, रूस। रूस हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चेचू, लेप्चा, डफला या डाफर? तो यहाँ चेचू जनजाति जो है ये केरल में पाई जाती है। यहाँ हम भारत में मानव निवास के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल में, तो यहाँ जनजातियों के विषय में भी हमें जानना पड़ेगा। एक प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, जबकि इस तरीके के प्रश्न 2010 के उसमें नहीं थे, लेकिन यहाँ ये प्रश्न आए हैं। तो एक क्षेत्र हमारा बढ़ा। तो चेचू जनजाति के विषय में हम लोग जान रहे हैं कि ये केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि जन्म, देखिए बिल्कुल अब जनगणना या जनसंख्या वाली बात आ रही है कि यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवजन नहीं होता है, प्रवजन का मतलब कि प्रवसन नहीं होता, न तो बाहर से कोई आ रहा है किसी दूसरे देश से, यहाँ पलायित नहीं कर रहा है, प्रवजन नहीं कर रहा है, या यहाँ से लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, यानी कि जन्म दर भी समान है और मृत्यु दर भी, जितना जन्म हो रहा है उतनी मृत्यु हो रही है, और अंदर और बाहर से कोई प्रवजन नहीं है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसको स्थिर जनसंख्या माना जाए या इसको शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाए, गत्यात्मक जनसंख्या या जनसंख्या की स्थिरता? तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एक दूसरे को कोरिलेट, अरे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न का एक ही उत्तर सही होगा, 4 ऑप्शन नहीं 10 ऑप्शन दिए जाए तो भी उत्तर एक ही सही होगा। और यदि 2 ऑप्शन एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हो तो न तो ये सही होगा न तो ये सही होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो अब यहाँ हमें यह देखना है कि जन्म और मृत्यु दर समान है और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जब तक परिवर्तन नहीं है तो गति भी नहीं है, इसका मतलब ये भी खत्म, इसका भी कोई मतलब नहीं। अब ये बचता है, तो सही विकल्प हमारा होगा कि शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? सबसे कम बच्चों की, अच्छा बाल मृत्यु दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है? 1000 नए जन्म लेने वाले शिशुओं में जितने बच्चों की मृत्यु होती है ये प्रति 1000 में होता है, जितने बच्चों की मृत्यु होती है वो बाल मृत्यु दर में उनकी गणना की जाती है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य था जहाँ की बाल मृत्यु दर कम थी? निश्चित रूप से यहाँ हम लोग केरल को देखेंगे, क्योंकि जो शिक्षित हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इसके प्रति काफ़ी जागरूक हैं, अवेयर हैं। तो यहाँ केरल हमारे ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की? अभी तक तो जनगणना जो होती थी जन्म प्रमाण पत्र वितरित होता था, कहीं कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगा करके वरासत कराया जाता है, ये इनकी मृत्यु हो गई, इनके नाम से जो संपत्ति है वो विरासत के रूप में आने वाली नई पीढ़ी को मिले। लेकिन अब मृत्यु की गणना जो कराई जा रही है, मृत्यु की गणना की शुरुआत किसने किया? कर्नाटक ने, केरल ने, आंध्र प्रदेश ने या हिमाचल प्रदेश ने? तो कर्नाटक से मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और ये क्या है कि जनगणना का वर्ष दिया है और यह भारत का लिंगानुपात दिया है कि 1951 में लिंगानुपात क्या था, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 1971 में 930 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? 930। 1991 में ये रेशियो और कम होता है और 2011 में ये रेशियो और कम होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, ये सुमेलित
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। 2001 में जनगणना हुई, 2011 में जनगणना हुई, 10 सालों का अंतर हुआ, दशकीय वृद्धि क्या रही, कितने प्रतिशत की? 17.11, 17.64, 16.74 और 16.05। क्या दशकीय वृद्धि क्या रही? तो इसकी दशकीय वृद्धि जो थी वो दशकीय वृद्धि, एक दशक में जो वृद्धि हुई है जनसंख्या की, जो वृद्धि की दर रही है वो 17.64, ये इसका सही आंसर है। अब देखिए जनगणना से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जनगणना से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे भारत की भी और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी कई प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर सर्वाधिक रही? एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर साक्षरता दर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को अलग अलग करके पूछ रहा है। अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग समझ लें कि दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक रही? तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप एक ऐसा रहा कि इसमें साक्षरता दर सर्वाधिक रहा केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1947, 1951 और 1982। तो कहीं ना कहीं 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना गया है जननांकीय इतिहास में। वो इसलिए कि 1921 से पहले जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान चल रही थी, हो सकता था कि मृत्यु दर ज्यादा हो। 1921 के बाद जनसंख्या का जो एक्सप्लोजन हुआ, काफी, चूंकि जन्म दर और जीवन प्रत्याशा बढ़ी, जीवन रक्षक उपकरण काफी हो गए, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण जो जनसंख्या का जीवन स्तर रहा वो ऊपर उठा जनता का। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई और वृद्धि जनसंख्या विस्फोट के स्तर पर हुई, इसलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। 1921 के पहले जनसंख्या वृद्धि का दर और 1921 के बाद जनसंख्या वृद्धि का दर इसलिए स्पष्ट हो जाता है, वो दृष्टिगोचर है, इसलिए इसको महाविभाजन का वर्ष माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा? ऑस्टिन ने, C.R. एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 82। तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस किताब में इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया काफ़ी फेमस पुस्तक है, काफ़ी चर्चित प्रसिद्ध किताब है, और इसके रचयिता कौन है? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर और A.K. दुबे। निश्चित रूप से हम लोग जब पॉलिटिक्स इन इंडिया की बात करते हैं तो रजनी कोठारी जी का नाम हमें आता है। रजनी कोठारी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। क्या सही आंसर क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह हम लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक संविधान है, तो संविधान क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 89(1) कहता है कि यह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उपराष्ट्रपति पद कब कहा गया? अनुच्छेद 63 में। और यह पदेन अध्यक्ष कब होगा? पदेन अध्यक्ष होता है
तो इसकी व्याख्या कब की गई, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 89(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है कि चलो भैया, भारत राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है, क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, क्या है? तो मत देने का अधिकार क्वेश्चन नंबर 85 के अनुसार मत देने का जो अधिकार है वो भारत में वैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि यह एकदम अनिवार्य है, आपको मत देना है, यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको सजा का प्रावधान। कई देश ऐसे हैं, लेकिन भारत में यह वैधानिक अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान है, संशोधन होता है, होगा भी, आगे भी होगा, तो पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य की विधानसभा सभाओं में, या संसद के किसी एक सदन में? कहाँ हो सकती है? इसमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, तो थोड़ा सा हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जान लें। संविधान में ही उसके संशोधन की बात की गई है। अनुच्छेद 368(2) संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है, और वो कहता है कि संसद के किसी एक सदन में इसकी पहल की जा सकती है। तो हमने ये देखा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, 368(2) के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत हमें यह बताया जाता है, यह निर्देशित किया जाता है कि संसद के किसी एक सदन में भी संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में कौन सा बाधक है? ऑप्शन दिया है, निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव और उपर्युक्त सभी। तो जब वित्तीय समावेशन की बात आती है तो निम्न आय, यह भी सबसे बड़ा बाधक है। निरक्षरता, यदि आदमी निरक्षर है, एक तो निम्न आय है, दूसरा यदि आदमी निरक्षर है तो भी उसके समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, वो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। और यदि बैंक शाखाओं का अभाव है तो भी वित्तीय समावेशन में समस्याएं आएगी, ये बाधक है और उदक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के, राज्य के, या व्यक्ति और राज्य दोनों के, या उपर्युक्त में से किसी की नहीं? तो विकास का जो भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति के भी विकास की बात करता है, व्यक्ति के भी हितों की रक्षा करता है, और ये राज्य के भी हितों की रक्षा करता है, राज्य के भी हितों की बात करता है, ये समन्वित विकास की बात करता है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों के अधिकारों की, दोनों के हितों की सुरक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है प्रति व्यक्ति आय, परिवार का उपभोग व्यय, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही निकल गए, रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा यदि हम लोग ये देख लें कि परिवार में आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया वाली यदि बात हो तो गरीबी का अनुमान होगा ही। यदि कमाने वाले कम हो, पारिवारिक आय कम हो और पारिवारिक उपभोग का व्यय ज़्यादा हो, इसका मतलब ये है कि गरीबी का जो अनुमान लगाया जाता है उसका आधार क्या होता है? परिवार का उपभोग व्यय। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। अच्छी बात है, समिति गठित की थी। तो इसमें से उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? निर्मला देशपांडे थे, बी सिद्धार्थ थे, सुरेश तेंदुलकर थे, या प्रोफेसर जानकी रमन थे? तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सुरेश तेंदुलकर, सी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 19 दिसंबर 2007 को इसे मंजूरी दी, और इस योजना अवधि में ही सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, एक योजना बनी, और इस योजना अवधि के अंतर्गत ही 7 करोड़ रोजगार देने की बात की गई। और योजना जो बनाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि 10% गरीबी को दूर किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया था। कौन सा अनुपात था गरीबी रेखा की जनसंख्या का? तो यहाँ हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही है, 37.2। तेंदुलकर समिति, जिसने गरीबी रेखा पर आकलन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो जनसंख्या का कौन सा अनुपात आकलित किया था? 37.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है। इसके पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसके पूर्व के क्वेश्चन में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था और 11वीं और उस समिति के गठन में उस सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी उसमें 10% गरीबी हटाना और 7 करोड़ नए रोजगार के सृजन की बात की गई थी। ये दोनों पॉइंट हमें याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है। देखिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर, यानी कि 2010-11 में प्रति व्यक्ति की आय क्या थी और उसका आधार क्या होना चाहिए, 2004-5 की कीमत, किसकी कीमत। तो यहाँ जब कीमत की बात आती है तो मुद्रा और वस्तु दोनों की कीमत की बात आएगी, कॉमन कीमत की बात आएगी। तो निम्न में से कौन सी एक प्रति व्यक्ति आय है। तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि 2004-5 में जो कीमत थी, चाहे मुद्रा की हो या वस्तु की हो या श्रम की हो, संसाधन की हो, तो 2004-5 की कीमत के आधार पर 2010-11 में प्रति व्यक्ति आय 35,993 रुपये थी। लेकिन अब यदि 2011-12 की कीमत पर हम लोग बात करें 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय की, तो ये 92,565 रुपये आता है। यानी कि 2004-5 की कीमत के आधार पर 2010-11 में जिस व्यक्ति की आय 35,993 रुपया थी, अब 2010-11 की कीमत पर 2018-19 में उस व्यक्ति की आय कितनी होनी चाहिए, 92,565। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य उद्देश्य था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था और खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जब 3 नंबर की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये केवल राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 सही है। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो ए तथा 2 यहाँ आकर के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में है। मतलब जीडीपी का कितना प्रतिशत भारत में 2009-10 में स्वास्थ्य पर खर्च किया गया था। 2009-10 की में जीडीपी का कितना प्रतिशत भारत में स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया गया था, ये पूछना चाह रहा है। सीधा सा क्वेश्चन है। तो ए 0.59%, बी 1.09%, सी 1.59%, डी 2.09%। सीधा सा प्रश्न। तो अब इसको जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि 1.09%, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको कि रटना है। ये हमें समझ करके चलना पड़ेगा कि क्षेत्र हमारा विस्तृत हो रहा है। 2010 की अपेक्षा 2013 में प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए।
निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? मिड डे मील के बारे में बात हो रही है। स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या ठेकेदार। तो भैया सीधे सीधे क्वेश्चन अपना आंसर खुद बता रहा है कि ठेकेदार। ठेकेदार को क्या मतलब है? ये मिड डे मील योजना को प्रारंभ करना और उसे व्यवस्थित करने का काम ठेकेदार का थोड़ी है। ये मैनेजमेंट करेगा, पंचायती राज संस्था करेगी, स्वयं सेवक समूह करेगा, स्वयं सेवा समूह करेगा। ठेकेदार से क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पूछ रहा है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? साक्षर भारत मिशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। आप इसके विषय में हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम जान रहे हैं, तो 1 का 3 हमें कहाँ कहाँ मिलता है? तो 1 का 3 हमें, यदि हमें नहीं आ रहा है, यदि सारा आंसर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, लेकिन यदि सारा आंसर नहीं आ रहा है तो 1, 2 में भी हमारा काम निकल सकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। हमने ऑप्शन ए को टिक कर दिया मेरे हिसाब से कि ऑप्शन ए सही है। अब जरा आगे देख लिया जाए तो साक्षर भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो साक्षर भारत मिशन बी 2009 में साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, जिसके अंतर्गत हर स्कूल में, हर प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई, ब्लैक बोर्ड बनवाया जाने लगा, दीवारों पे ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता या मूलभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता की हम लोग बात करेंगे तो ग्रामीण जलापूर्ति, सामाजिक वानिकी, प्राथमिक शिक्षा, नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार। ग्रामीण जलापूर्ति भी न्यूनतम आवश्यकता है, जल चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। प्राथमिक शिक्षा ये मूल अधिकार है हमारा। नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार, निश्चित रूप से जीवन स्तर सुधरना चाहिए, लेकिन ये जो सामाजिक वानिकी है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी 1974 से 1979 तक इसका रहा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें न्यूनतम आवश्यकता की बात की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही, और इस पंचवर्षीय में इस न्यूनतम आवश्यकता की बात में सामाजिक वानिकी का विकल्प नहीं था। ये हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? 6वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी, और इस योजना को, किस योजना को? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। 10वीं पंचवर्षीय में 12 अप्रैल 2005 इसका डेट है इस योजना को शुरू करने का। शुरू करने वाले कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना AABY को प्रारंभ किया गया था। आम आदमी बीमा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 5 मार्च 2009 को, 15 जनवरी 2008 को, 15 अगस्त 2007 को, 2 अक्टूबर 2007 को। थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लें कि ये 2 अक्टूबर 2007 को आम आदमी बीमा योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया है, महारत्न का दर्जा नहीं मिला है? तो हम ये जान लें कि नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न ये कंपनियों को दिए जाने वाले दर्जे हैं। तो यहाँ जो नीचे 4 उपक्रम दिए गए हैं हमारे, सेल, ONGC, BEL और NTPC,
ये इसमें 3 महारत्न है और 1 नवरत्न है। नवरत्न कंपनी है लेकिन उसको अभी महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर है BEL। ये नवरत्न कंपनी है लेकिन अभी इसको महारत्न का दर्जा नहीं मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। 1818 में सबसे पहला सूती वस्त्र का कारखाना शुरू हुआ था। भारत की बात कर रहा है। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में और उत्तर प्रदेश के कानपुर में सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ शुरू हुआ था। इससे पहले भी भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन होता था, लेकिन जब बात कारखाने की आती है तो भारत में कहाँ शुरू हुआ था। हम लोग जान लें कि पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था। लेकिन सूती वस्त्र का कारखाना चूँकि औद्योगिक क्रांति या मशीन का औद्योगिक क्रांति ने एक नए तरीके की प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी थी और सूती वस्त्र बनाने की जो मशीन का निर्माण हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो सबसे वैश्विक स्तर पर यदि हम लोग बात करेंगे तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में पहला कारखाना खोला गया था सूती वस्त्र का, कॉटन इंडस्ट्री। लेकिन जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो और 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, जो कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था। 2005 में समिति का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब प्रश्न यह है कि समिति का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन, डी सुब्बाराव, MS अहलूवालिया या कमलनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है सी रंगराजन। 2005 में 1 जनवरी 2005 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? निश्चित रूप से हम लोग जब भी हीरे की बात आती है, हीरे व्यवसायी की बात आती है तो हम लोग सूरत का नाम लेते हैं। तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में ही होना चाहिए और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी और ये सूरत में स्थित है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? देखिए, फूट लूज को हम लोग समझना चाहेंगे। यदि फूट लूज को हम समझ गए तो हम इसमें से आंसर भी ढूंढ लेंगे। फूट लूज का मतलब यह होता है कि ऐसा उद्योग जो संसाधन पर डिपेंड ना हो, जिसके लिए रिसोर्स और आवागमन की परिधि से वो ऊपर हो। आप कहीं भी बैठ करके काम शुरू कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं आप बैठे हैं, आपकी फुटिंग नहीं, आप चल नहीं रहे हैं, आप बैठे हुए हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं, आपका काम इंडिया में हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यहाँ हो रहा है। तो यहाँ तेल शोधन के लिए तो आपको स्पॉट पर खड़ा होना पड़ेगा। चीनी के लिए भी आपको वहाँ कारखाने में उपस्थित होना पड़ेगा। जहाँ प्राकृतिक संसाधन है, जहाँ प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ तो आपको होना पड़ेगा। एल्यूमिनियम वाले में भी होना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है कि आप बंगलौर में बैठे हुए हैं और आपका काम जो है यहाँ हो रहा है। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ आपका काम हो रहा है, आप बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। आप अपने रिसोर्स पर बहुत डिपेंडेंट नहीं है। तो इस उद्योग का जो उदाहरण है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही है। इस तरह से आज हम लोगों ने 2 पार्ट में 2013 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। आपको कैसा लगा वीडियो, ये प्रयास कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक आपके सहयोगी के रूप में, एक अच्छे प्रयास के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।